NCRB 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 16 मिनट में एक फीमेल के साथ बलात्कार यानी रेप होता है और हर 4 मिनट में वो कोई टॉर्चर सहती है कोई वुमेन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अखंड भारत। मैं आपका होस्ट उसमें आपका स्वागत करता हूँ। आज हम वुमेन्स के राइट के ऊपर बात करेंगे। वुमेन्स को राइट तो पूरी दुनिया में ही आप जानते ही होंगे, कहीं भी नहीं मिले हैं, लेकिन आज हम अपने प्यारे भारत के ऊपर ही फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 2019 की NCRB की रिपोर्ट थी उसमें 30,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो आप सोच रहे होंगे 30,000 कौन सी बड़ी बात है। तो उसमें जो 90% रेप केसेस थे वो अनरिपोर्टेड थे। अनरिपोर्टेड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसका मेन कारण ये भी है कि जब कोई जो रेप केसेस मैंने आपको बताया ना, जो 30,000, उसमें जो 94% केसेस में जो विक्टिम है वो कन्विक्टेड को, जिसने उसके साथ रेप किया होता है, उसको जानती थी 94% केसेस में। तो अनरिपोर्टेड जो 90% केसेस जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि वो रिलेटिव वगैरह का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप रिपोर्ट ना करें, हम इसको यहीं पे छुटा लेते हैं। और जो मैंने आपको 30,000 का जो आंकड़ा बताया ना, उसमें जो 90% केसेस अनरिपोर्टेड इसलिए भी जाते हैं कि जो पुलिस है ना, उसके ऊपर एक प्रेशर होता है। जब कोई पुलिस स्टेशन है तो उसमें जब कोई केसेस वगैरह आते हैं तो पुलिस कोशिश करती है कि FIR ना लॉन्च हो। वो ज़्यादातर केसेस में यही कोशिश करती है कि केस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर उनके स्टेशन में ज़्यादा FIR लॉन्च होंगी तो वो शो करेगा कि उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा क्राइम ग्रो हो गया है, तो इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो हमें इसके लिए इसको भी ध्यान में लेना होगा। इस पर गवर्नमेंट के एक्शन बताए तो उन्होंने काफ़ी टाइम टू टाइम लॉज तो निकालती रहती है, पर अभी तक कंट्रोल में आया नहीं है रेप केसेस। वो काफ़ी टाइम तो जब जो रेप एक्यूज्ड होता है वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कनेक्टेड हो तो उन्हीं ज़्यादा केसेस में तो फेक मैरिजेस के भी हवाले दिए जाते हैं। जो विक्टिम है उसके फैमिली को काफ़ी ज़्यादा टाइम बार बोला जाता है कि हम आपकी बेटी की मैरिज करवा देते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम फेक्स निकलती हैं और फिर भी वो विक्टिम भी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि रेप तो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा गलत माना जाता है। ज़्यादातर सज़ा तो विक्टिम को ही सहनी पड़ती है। और जो मैंने आपको 2019 की जो NCRB की रिपोर्ट के बारे में बोला, तो जब राजस्थान था ना, राजस्थान एक इकलौता ऐसा स्टेट था इंडिया में जिसका जो पिछले ईयर के मुकाबले 50% रेप जो था वो ग्रो हो गया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा हवाला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई थी। हम पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं घुसेंगे, हम आंकड़ों पे बात करते हैं। लेकिन आपको जितना सीधा दिखता है वैसा है नहीं। मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ। जो राजस्थान के CM अशोक गहलोत और वहाँ के जो DGP हैं, हाईएस्ट रैंक होता है पुलिस में स्टेट के लिए, DGP, और वो जो अशोक गहलोत CM उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस को है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर दिए थे कि आप किसी भी विक्टिम को आती है तो उसको विदाउट FIR वापस नहीं भेजेंगे, आप FIR लॉन्च करेंगे, ज़रूर लॉन्च करेंगे। क्योंकि जब FIR लॉन्च नहीं होती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर तो प्रेशर होता है कि शो करना है कि हमारे एरिया में बिल्कुल भी क्राइम नहीं है, तो FIR लिखने से काफ़ी बार कतराते हैं। तो लेकिन जब FIR नहीं लॉन्च होती है तो जो एक्यूज्ड होता है, रेप एक्यूज्ड, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील करता है और जो विक्टिम की पेन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी एग्जांपल के साथ हमें बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही होना चाहिए। लगभग जो रेप केसेस है उसमें तो FIR लॉन्च होनी ही चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। पुलिस को समझना पड़ेगा वो सिस्टम को भी। कोई इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी शायद आप नहीं जानते होंगे। जब भारत का डिवाइड हुआ था तो उसमें से जो 10 लाख वुमेन थी उन्होंने किडनैपिंग और रेप का दावा किया था। तो अब क्या बोलें, वो जितना भी सेक्सुअल वॉयलेंस है ना, आप ऐसे ना सोचें, ये तो हमारी सरकार जो है ना, गवर्नमेंट, वो डेटा को काफ़ी बार मतलब ऐसे शो भी नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा केसेस तो अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो ये जो केसेस हैं वो ईयर वाइज ईयर ग्रो होते जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रेप को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मधुमिता पांडे, शायद आपने नाम सुना होगा। 2013 में इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था तिहाड़ जेल में, तभी 22 साल की थी। और ये जो मधुमिता पांडे हैं वो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो उन्होंने 100 प्लस रेप एक्यूज का इंटरव्यू लिया था रेप को समझने के लिए, क्योंकि रेप को समझना है तो आपको रेपिस्ट को समझना होगा, उसकी क्या मेंटालिटी है, जब वो रेप करता है उसकी मेंटालिटी क्या है। कई बार जब रेप होता है तो हम गुस्से में उसे रेपिस्ट को ऐसे एनिमल बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं हम, पर वो नॉर्मल होते हैं, इसी सोसाइटी से होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेटा पाया कि जो रेप एक्यूज होते हैं वो अपने आप को कुछ ना कुछ बोल के समझा लेते हैं कि हमने कुछ गलती नहीं की है, कि हमने जो रेप किया है वो लड़की की गलती है सारी, और रात को क्यों घूम रही थी, वो कुछ भी ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा पाया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी का रोल है, सोसाइटी का, ठीक है। जो रेप एक्यूज्ड हैं वो सॉरी फील करते ही नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो मधुमिता पांडे ने इंटरव्यू लिया था ना, उसके अकॉर्डिंग जो एक्यूज्ड हैं वो तो सॉरी फील बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उसमें से एक रेप एक्यूज्ड को तो सॉरी फील इसलिए हो रहा था कि उसने एक लड़की की वर्जिनिटी लॉस कर दी, पर उसको इस बात की कोई चिंता नहीं कि जो लड़की उसे टॉर्चर से गुजरी होगी, जो दर्द उसको महसूस नहीं करते, और बस सोसाइटी के सोचेगी ऐसा वैसा, बस यही आता है माइंड में। और जब कोई रेप केसेस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है, आप जानते ही होंगे, तो सम पीपल्स ऐसे ही बोलते हैं कि डेथ पेनल्टीज़ का सोल्यूशन है। जो एक्यूज्ड है उसको पब्लिक में, सोसाइटी में ऐसे गला वला काट देना चाहिए, जैसे कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ करती हैं, पर यह गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि डेथ पेनल्टी से जो केसेस हैं वो कंट्रोल में आएंगे। रेप केसेस ईयर वाइज ईयर वैसे भी ग्रो होते ही जा रहे हैं। तो जो डेथ पेनल्टी है वो इसलिए भी सोल्यूशन नहीं है क्योंकि जब जो रेपिस्ट होगा वो रेप करेगा, वैसे भी 94% जो रेप केसेस होते हैं उसमें जो गर्ल्स हैं वो जो रेप होते हैं 94% टाइम्स में वो एक्यूज को जानती ही होंगी।
तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली प्रेशर रिलेटिव्स का प्रेशर आता है कि इसको मतलब अगर डेथ पेनल्टी होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा। तो मतलब जो कुछ परसेंट है, जिसमें 90% रेप केसेज रिपोर्ट नहीं होते, जो 10% होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। और जो डेथ पेनल्टी में अगर एक्यूज्ड होगा, उसको पहले से ही पता होगा कि मैंने रेप कर दिया है और मेरे को डेथ ही मिलनी है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि विक्टिम को छोड़ दे। जैसे कई टाइम्स में तो सरिया वगैरह बोटल्स आपने सुना ही होगा, तो इस बार तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम्स में वो ज़रूर मार देंगे, ज़रूर। इसलिए डेथ पेनल्टी सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। जो रेप एक्यूज्ड होते हैं वो सोसाइटी के अंदर से ही होते हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, बाहर की कंट्रीज़ के, इंडिया के ही हैं। जो 2018 में कैनेडियन बेस्ड एक थॉमसन रिटर्न्स फाउंडेशन है, उन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया था कि जो इंडिया है वो मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड है। उनका जो सर्वे था, और उस सर्वे में बिल्कुल डेटा को बिल्कुल भी नहीं तवज्जो दी थी, क्योंकि डेटा आप जानते ही हैं 90% केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। अगर इंडिया को ले जाते हैं तो इंडिया तो टॉप लिस्ट रेप कंट्रीज़ में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे केसेस ही मतलब जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सपर्ट्स का सहारा लिया है, और उसमें से जो कुछ एक्सपर्ट्स थे वो इंडियंस भी थे। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि जाती हुई है। ये जो 2018 में इन्होंने इंडिया को नंबर 1 मतलब मोस्ट डेंजरस इन द वर्ल्ड बोला है, ये एक रिपोर्ट पहले 2011 में भी रिलीज़ कर चुके हैं। उस टाइम इंडिया का नंबर मोस्ट डेंजरस में नंबर 4 था। तब जो हमारी जो इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स वगैरह या काफ़ी ज़्यादा उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि मोस्ट डेंजरस ऐसा ही। लेकिन अब जब 2018 में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला कि इसमें डेटा नहीं लिया गया है और ये फेक है। लेकिन 2011 में जब वो रूल्स में नहीं थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने मान लिया था कि ये जो थॉमसन रिटर्न फाउंडेशन है, कैनेडियन बेस्ड फाउंडेशन है, इन्होंने जो डेटा निकाला है वो सही है। रेप केसेस की तो हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली, पर अब हम मैरिटल रेप्स की भी बात करते हैं। देखिए, जब किसी लड़के के साथ शादी होती है तो उस लड़के की ज़्यादातर टाइम्स में मेंटालिटी ये होती है कि वो उसके बाप की जागीर है। जो लड़की है ना, उसके बाप की जागीर है। पहले तो वो डोरी दहेज लेगा उससे काफ़ी ज़्यादा कि वो एहसान कर रहा है उसके ऊपर शादी करके, ठीक है। और मैरिटल रेप्स, कई लोगों को ऐसे लगता होगा कि मैरिटल रेप्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा किसी औरत के मर्जी के बिना कोई कैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे कर सकता है, तो उसको मैरिटल रेप कहते हैं। इंडिया एक इकलौती कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी, जैसे बड़ी कंट्रीज़ में इंडिया का काफ़ी टाइम से जीडीपी वगैरह काफ़ी टाइम्स में लिया जाता है। तो इंडिया एक ऐसा बचा हुआ बड़ी कंट्रीज़ में बचा हुआ एक देश है जिसने मैरिटल रेप्स पे अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया है। उनके हिसाब से हमारा लॉ ही कहता है कि मैरिटल रेप जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जिसमें जो एज 18 और 21 इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो जो आर्टिकल 14 और 21 को वोलेट करता है, क्योंकि जो आर्टिकल 14 और 21 है वो कहता है कि सभी को बराबर का हक है, बराबर राइट टू इक्वलिटी। तो ये तो उसको वोलेट कर रहा है ना। आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि लड़की की एज 18 रख सकते हो, लड़के की 21? तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वुमेंस की प्रिजन्स में बात करें, जो जेल्स होती हैं उनमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप जानते ही होंगे, वुमेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं वो जेल में। वो कौन ख्याल रखेगा? वो तो उसको मुजरिम की नज़र से देखें, वैसे मुजरिम ही होती है, पर फिर भी वुमेंस हैं, वो जेल में है, इंसान है वो भी, ठीक है। वुमेन फिटिसाइड की बात करें तो ये तो नॉर्मल बात हो चुकी है, आप सब जानते ही होंगे, काफ़ी टाइम से होती जा रही है कि जो बच्ची है उसको पेट में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम बार मार दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो मैन हैं, जो बॉयज़ हैं, वो सुप्रीम हैं गर्ल्स के मुकाबले। पता नहीं ये जो मेंटालिटी है कब तक चेंज होगी। वैसे काफ़ी ज़्यादा सुधार अब आया है। जैसे हम मेडिकल साइंस को काफ़ी बार हवाला देते हैं कि मेडिकल साइंस हमारी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच गई है, पर उसमें जो फीमेल फिटिसाइड है, उसमें उसका मेडिकल साइंस का जो ग्रो होना वो भी एक कारण है। ये सारा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो लगभग, आप ऐसे ना सोचें कि इंडिया में मतलब हालत इतनी बेकार है, तो बाकी दुनिया में, ये पूरे ही दुनिया में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो होता है, कई सालों से होता आया है। कई टाइम पे तो ये बिल्कुल अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन पे था। आप जानते ही होंगे, ऐसे जिंदा जला देना फीमेल्स को, ऐसे चुड़ैल वगैरह काट के उसको ऐसे ही जिंदा जला देना, मारना काफ़ी ज़्यादा हुआ है। हम इस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम आज की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। जब 1947 में इंडिया ब्रिटिश राज से जब आज़ाद हुआ था, तो उसके तो कॉन्स्टिट्यूशन में वोट का जो राइट था ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे माना जाता है, वो आगे हैं भी। तो उन सब कंट्रीज़ के से पहले ही इंडिया में जो फीमेल को है वो वोटिंग राइट मिल चुका था। तो इस बारे में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। वोटिंग राइट मीन्स काफ़ी अच्छी बात है ये। और जो लोग इस वीडियो को 8 मार्च को देख रहे हैं, तो आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। पर हम आगे बात करेंगे, इसको सेलिब्रेट करने का भी टाइम नहीं है। वुमेंस के लिए हम इतनी अच्छी सोसाइटी अभी तक बना नहीं चुके हैं, नहीं बनाई है हमने, ठीक है। कई जो डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल हैं। बिल्कुल भी वुमेंस को अपने राइट्स, वैसे पेपर वर्क में तो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं कि राइट टू इक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, पर इन रियलिटी सोसाइटी में आज भी वैसी अच्छे वाला सुधार नहीं आया है। कई सालों से मैंने भी आपको बताया कि पूरी दुनिया की तरह भारत में भी पैट्रियार्की थी। भारत भी पुरुष प्रधान देश काफ़ी सालों से था, आज भी है, काफ़ी हद तक आज भी भारत एक पुरुष प्रधान देश है। और एक रिपोर्ट के अनुसार, शायद यूनाइटेड नेशन यूएन की रिपोर्ट्स थी कि जो फीमेल कंट्रीब्यूशन है, अगर इंडिया में अगर फीमेल कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल बराबर इक्वल स्टैंड पर आ जाए, तो इंडिया की जो जीडीपी है ना वो 3 गुना
3 टाइम्स GDP ग्रोथ बढ़ जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें तो आज भी लगता है कि फीमेल्स तो काम कर ही नहीं सकती, उनको तो घर पे ही रहना चाहिए, घर पे ही बच्चे संभालो और खाना बनाओ। अब अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से जो इस वीडियो देख रहे हैं, आप तो अपनी तरफ से कोई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात करें, कोशिश करें। आप फीमेल्स को कहा है उन्होंने काफ़ी सालों से, आप उनको इज्जत दिया करो, ठीक है। अब इसके कुछ सॉल्यूशन की बात करें, मैं अपने पर्सनल स्टैंड पे बात करूँ, मुझे नहीं पता इससे कोई इफेक्टिवनेस आएगी, पर मेरे को ऐसा लगता है जैसे एजुकेशन को बच्चों को स्टार्टिंग से ही सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, उनको अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। स्कूलों में हमें बिल्कुल किताबी कीड़ा बनाया जाता है। जो बिल्कुल टॉपर्स होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में रहने का अच्छी तरह से पता नहीं होता है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम पे तो ध्यान काफ़ी टाइम से, एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ सुधार सकती है। नॉट रेप केसेस, हर एक क्रिमिनल केसेस को सुधार सकती है एजुकेशन। और बॉलीवुड का भी रेप केस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आप जानते हैं उसमें कैसे फीमेल्स को कैसे ऐसे फ्रंट कैसे दिखाया जाता है, आप जानते हैं। आप क्या बोलें। और पुलिस की बात करें तो पुलिस की जो वैकेंसीज हैं वो 50%, आधे से ज़्यादा पुलिस वैकेंसीज आज तक फिल ही नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, जो 50% पुलिस की लगभग 50% वैकेंसी ही नहीं भरी है। तो वो तो बड़ी ज़रूरी है। अगर पुलिस की वैकेंसीज फिल होंगी अच्छी तरह से तो ही लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आएगा ना रंग। और जुडिशरी की भी कुछ इसी तरह के हैं, लगभग 40% वैकेंसीज वो भरी नहीं है। और पिछले जो 5 साल के पेंडिंग केसेज आज तक वो सोल्व ही नहीं हुए हैं, ठीक है। इन द लास्ट वुमेंस डे सेलिब्रेट करने का ऐसे भी ये सब देख के तो बिल्कुल भी मन नहीं करता और फ़ायदा भी नहीं है। हमें इस सोसाइटी को उनको अच्छी तरह रहने के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन द एंड थैंक यू।